फ्यूचर बैंकर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिकोड बैंकिंग पे। हमारी चैनल सभी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। हमारे चैनल पे आपको बैंक एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज योर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट इंग्लिश, इन सभी पे आपको क्लासेस मिलेंगी। हमारे टॉप क्लास एजुकेटर्स, मेंटर्स आपकी हेल्प करेंगे बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने में। सो विदाउट एनी डिले, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी क्लासेस आगे लेके आने वाले हैं which will be very beneficial for you all. So without further delay, let's get started. हमारी जो आज की सेशन होगी वो होगी हमारी करंट अफेयर्स पे विच इज ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस। एंड यही नहीं, हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को भी कवर करेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड भी देखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सेशन, राइट, पार्ट वन। इसमें इस सेशन में मैंने जनवरी 2022 से ले करके मई 2022 तक की सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करने वाली हूँ एंड ये पार्ट wise hogi. Alright, so today is the first day of this session. So without further delay, let's get started. So the first question that we have here is what is the IMPS limit transfer in SBI? This is a very important question, guys. This question has been asked in SBI PO 2021 mains examination में ये question पूछा गया था. Alright, so your answer is 5 lakh. But 2021 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त इसका आंसर था 2 लाख रुपीज। ऑलराइट, आइए देखते हैं 5 लाख कैसे इसका आंसर हुआ है। सो IMPS is an abbreviation for Immediate Payment Service. IMPS is an instant interbank electronic fund transfer service through mobile phones. That is, एक बैंक से दूसरे बैंक में हम तुरंत पैसे भेज सकते हैं। ऑलराइट, so that is what IMPS, where a person can send money or transfer any payment, make any payment from one bank account to another bank account. Alright, State Bank of India is the country's largest lender, has increased limit on its IMPS transaction up to rupees 5 lakh instead of 2 lakh. So as I said कि पहले 2 लाख था लिमिट, अब इसे बढ़ा करके SBI ने as per the directives of RBI, SBI ने इसे 5 lakh कर दिया है. Now, what was the aim behind? What was the reason behind doing so? So, it was to encourage customers to adopt digital banking. Okay, so SBI has not levied any service charge on IMPS transactions up to rupees 5 lakhs done through internet banking, mobile banking, including YONO app. So, कोई भी transaction जो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए होगा, मोबाइल बैंकिंग के जरिए होगा, इंक्लूडिंग द योनो ऐप, ऑलराइट, द ट्रांजैक्शंस व्हिच इज अप टू रुपीज 5 लाख, 5 लाख तक किया गया कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो एसबीआई आपको कोई भी सर्विस चार्ज आप पे चार्ज नहीं करेगा, आप पे लागू नहीं होता है. बट for however a new slab has been added, that is for IMPS transactions done through branches. अगर आप IMPS transaction branches के जरिए करते हैं, which is ranging for amounts ranging between 2 lakhs to 5 lakhs, 2 लाख से 5 लाख के बीच तक की, then the proposed service charge is rupees 20 plus GST. ठीक है, अगर आप ब्रांचेस के थ्रू करेंगे 2 से 5 लाख के भीतर कोई भी ट्रांजैक्शन तो आपको 20 रुपीज प्लस जीएसटी देना होगा. और ये कब से स्टार्ट हुआ है? इट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 2nd February 2022. Sorry, 1st February 2022. So let us see some points of prominence over here. यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपके इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं. दैट इज एसबीआई वाज फाउंडेड ऑन 1 जुलाई 1955. इससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं कि व्हेन वाज एसबीआई फाउंडेड. सो दिस इज योर आंसर. देन एसबीआई का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है and SBI is the 43rd largest bank in the world and ranked 221st in the Fortune Global 500 list of the world's biggest corporation of 2020, being the only Indian bank on the list. So it is the only Indian bank to be featured in the Fortune Global 500 list. Alright, so important takeaways है, इन्हें भी ध्यान से देखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं. So इस बार अगर आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए
कि व्हाट इज द IMPS लिमिट ट्रांसफर इन SBI, सो आपका आंसर 2 लाख नहीं होगा, योर आंसर विल बी 5 लाख. Coming to the next question, that is, which two states have signed a Memorandum of Understanding MOU, that is also known as Memorandum of Agreement, to resolve the long pending border dispute? So your answer is Assam and Meghalaya. असम एंड मेघालय ने एक MOU साइन किया है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर. आइए जानते हैं ये क्या है. सो MOU हैज बीन साइंड बाय असम चीफ मिनिस्टर Himanta Biswa Sharma and Meghalaya Chief Minister Conrad Kongal Shangma to resolve 6 of the 12 sore border points between the two states. Now, as we all know that Meghalaya was carved out of Assam in the year 1972, which is when this dispute arose. So, ये किस डिस्प्यूट क्या कितने एरियाज को लेके डिस्प्यूट है? ये 12 एरियाज ऑफ डिफरेंसेस है इस डिस्प्यूट के, ठीक है, जिनमें से 6 एरियाज ऑफ डिफरेंसेस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. 12 एरियाज में से 6 एरियाज को कंसिडरेशन में लिया गया है, इनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है. आइए देखते हैं क्या है इस अग्रीमेंट में क्या लिखा गया है. That Meghalaya will be gaining 18.28 square kilometers and Assam will be gaining 18.51 square kilometer out of the total area 36.79 square kilometers. Alright, so total area क्या है? 36.79 square kilometers, जिसमें से मेघालय को मिलता है 18.28 square kilometer और असम को मिलता है 18.51 square kilometer in 6 out of 12 areas of differences that were resolved between the two states. So ये सारे 12 areas of differences थे, जिसमें से आप देखोगे कि 6 areas, only 6 areas have been taken into consideration, that is Gizang, Tarabari, Boklapara, Hahim, Ratachera, Khanapara, Pilangata are the 6 areas of differences that have been taken into consideration in the first phase. Okay, moving on to the next question. The next question is, Vinaya Samrasya Yojana is an awareness program announced by which government, which state government? Alright, so your answer will be Government of Karnataka. So Vinaya Samrasya Yojana Government of Karnataka ने लॉन्च किया है. नाउ व्हाट इज विनाया समरस्य योजना एंड व्हाई द नेम विनाया? तो इसके पीछे एक रीजन है. ऑलराइट, सो दिस वाज लॉन्च्ड ऑन April 14 ऑन द ओकेजन ऑफ अंबेडकर जयंती. ओके, दिस वाज लॉन्च्ड ऑन April 14, 2022 ऑन द ओकेजन ऑफ अंबेडकर जयंती. क्या हुआ था कि देयर वाज अ दलित बॉय नेम्ड विनय. ओके, 3-year-old Dalit boy whose name was Vinay, and his family were the residents of Kopal district, Miapur village. They were fined rupees 25,000 by the leaders of the village in September 2021 for the offense kya tha, caused by the boy for straying into the local temple. Along with the fine, the village leaders also imposed a social boycott on the victim's Dalit family. As a result, the family was forced to flee the area in November, abandoning their agricultural land and house. तो सोचिए कितनी दुख की बात है कि वो दलित था और वो टेम्पल में, दलित होकर वो टेम्पल में चला गया. इस वजह से उसको 25,000 फाइन किया गया और इस हद तक उनको टॉर्चर किया गया, उस बच्चे को और उसकी फैमिली को, कि उन लोगों को अपना घर, अपना एग्रीकल्चरल लैंड, घर सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा. सो वेरियस प्रोविजंस हैव बीन टेकन. बहुत कुछ ऐसे चीजें, लीगल स्टेप्स एंड ऑल सब कुछ ली गई हैं. ऐसे बहुत प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए हैं प्रीवियसली. ऑलराइट, बट इट इज सो अनफॉर्चुनेट ऑफ अस कि आज भी ये सारी चीजें, कास्ट एंड ऑल, ये सब को लेके आज भी ये सारी चीजें हमारी देश में, आज भी ये सारी चीजें प्रेवलेंट हैं, आज भी ये सारी चीजें चलती हैं. So this is so unfortunate of us. Moving on to the next question. Which bank has launched Bob World Gold, a new feature on its Bob World mobile banking platform for seniors and the elderly? Your answer is BOB. ये आप आसानी से आंसर निकाल लोगे. Bob World Gold, BOB, that is Bank of Baroda. So Bank of Baroda ने इस को लॉन्च किया है, इस प्लेटफॉर्म को. ये क्या है? So क्या होता है कि as we age, we tend to lose our eyesight. हमारी आंखें एंड ऑल ये सारी कमजोर हो जाती हैं. So it is a new feature on its
Bob World mobile banking platform designed especially for seniors and the elderly. ये especially senior citizens के लिए बनाया गया है. It is a customized specifically for senior citizens 60 years and above of age, and provides a new revamped dashboard with larger fonts, icons, sufficient spacing, and clear menus with added features like ready to assist voice based search services. Further, Bob World offers over 250 services, which includes service such as deposit renewal, comparison of savings accounts, retirement, succession planning services, health services, pharmacy search, etc. Now let's see some points of prominence or takeaways. So इसमें से भी questions आते हैं. Bank of Baroda, when was it founded? It was founded on 20th July 1908. Bank of Baroda की headquarters वडोदरा गुजरात में है. इसके जो current managing director हैं and CEO हैं वो है संजीव चड्ढा, and the tagline of Bank of Baroda is India's international bank. Alright. So the next question that we have here is, which union ministry is associated with foreign trade policy of India? So कौन सी ministry associated है? These are your options. Just a minute. So answer is Ministry of Commerce and Industries. All right. So foreign trade in India is promoted and facilitated by the Directorate General of Foreign Trade, DGFT, under the Ministry of Commerce and Industry. The policy aims at enhancing the country's trade for economic growth and employment generation. अब ये मेरी क्लास की जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी. टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. आप अगर उसमें ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको सारी मेरी सेशंस के बाद PDFs अपलोड हो जाती है, वहाँ से आप ले सकते हो. एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं गाइस. Alright, so let's see this question. Which country is the new member of the BRICS New Development Bank, NDB? So your answer is Egypt. Egypt आपका आंसर होगा. ये कब बनी ये नई मेंबर BRICS की? December 29, 2021 में. Now what is New Development Bank? Alright, NDB क्या है? It is a multilateral bank established by the 5 powerful economies, that is here Brazil, Russia, India, China and South Africa, hence the name BRICS. ये काम क्या करती है? सो ये जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उनको फाइनेंस करती है. ऑलराइट, सो दिस इज ब्रिक्स. नेक्स्ट इज रिसेंटली सितंबर 2021 में बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था. ऑलराइट, और एंड दिसंबर 29 में हम देखते हैं कि इजिप्ट भी एक नया मेंबर के तौर पे, नए मेंबर के तौर पे जुड़ जाता है ब्रिक्स के साथ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेकअवेज देखते हैं. सो न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स इसकी कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में है. द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज मिस्टर मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो फ्रॉम ब्राजील. नेक्स्ट इज केवी कमात फ्रॉम इंडिया वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एनडीबी from 2015 to 2020. So ये question भी आ सकती है कि who was the first president of NDB? So your answer will be KV Kamath. And the current president is Mr. Marcos Prado Troijo. And NDB was founded in the year 2014, 15 July. Moving on to the next question. Which 2 union territories of India have joined the One Nation One Ration Card scheme? आपका आंसर होगा लद्दाख and Lakshadweep. Now what is this One Nation One Ration Card scheme? So One Nation One Ration or One Ration Card scheme helps in providing grains, rice, wheat, flour at subsidized rates for the economically weaker section of the nation. जो भी हमारे नेशन की जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हमारे नेशन के, वो क्या करते हैं? एक सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको ग्रेन्स प्रोवाइड करता है, राइस, व्हीट, फ्लावर, ये सब प्रोवाइड करता है. और इसको लॉन्च किसने किया था? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम फॉर द पुअर इसे लॉन्च किया था फॉर द पुअर इन द लाइट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक. कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ये स्कीम को लॉन्च किया गया था. With this conversion of a regular ration card
to the one ration card, all beneficiaries and card holders can purchase subsidized food from any public distribution shop all over the country. इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप दिल्ली में रह रहे हो, राइट, सो कल को आप अगर मुंबई जाते हो तो आप वहां पे जाके अपनी राशन कार्ड से मुंबई में भी जाके किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन शॉप में जाके आप उसी सब्सिडाइज रेट में अपने कार्ड शो करके, राशन कार्ड शो करके आप ग्रेन्स ले सकते हो, राइस, व्हीट, फ्लावर, कुछ भी ले सकते हो। ऑलराइट, सो आप किसी भी स्टेट में जाओ, आप अपना राशन कार्ड दिखा के सब्सिडाइज रेट में आप ग्रेन्स ले सकते हो। नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग ग्राम उजाला प्रोग्राम? सो योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये सबसे आसान तरीका है, उजाला, रोशनी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। सो इट वॉज लॉन्च्ड बाय द ग्राम उजाला प्रोग्राम इन आरा, बिहार, यहाँ पे लॉन्च किया गया था। सो व्हाट इज ग्राम उजाला प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ चीजें जानेंगे। अंडर द प्रोग्राम 7 watt and 12 watt LED bulbs with 3 years warranty will be given to rural consumers against submission of working incandescent bulbs। यानी कि जितने भी रूरल एरियाज में जितने लोग हैं, राइट, जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे क्या किया जाएगा, बल्ब प्रोवाइड किया जाएगा इन एक्सचेंज ऑफ द इनकैंडिसेंट, जो एग्जिस्टिंग उनके जो काम करें इनकैंडिसेंट बल्ब्स अगर वो देते हैं तो उनके एक्सचेंज में उन्हें बल्ब प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आता है 3 years वारंटी के साथ। एक बल्ब की चार्ज होगी आपकी 10 रुपए, राइट, एंड ईच हाउस होल्ड विल गेट अप टू 5 LEDs। एक घर को 5 LED बल्ब्स मिलेंगे, एक बल्ब का कॉस्ट होगा 10 रुपए। In the first phase of this program, 15 million, that is 1.5 crore LED bulbs will be distributed across villages of Ara, that is in Bihar, Varanasi, Vijayawada, Nagpur, and villages in western Gujarat. The Gram Ujala program will be implemented in villages of the 5 districts only. ये जो प्रोग्राम है ये इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, वाराणसी, आरा, विजयवाड़ा, नागपुर, इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑलराइट, एंड रूरल हाउस होल्ड्स विल ऑल्सो हैव मीटर्स इंस्टॉल्ड इन देयर हाउसेस टू अकाउंट फॉर यूजेज। अब आपके ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स इस ग्राम उजाला प्रोग्राम के अंडर आती है, कौन कौन सी स्टेट्स कवर्ड है, राइट। सो ये 5 स्टेट्स के नाम है। सो ये क्वेश्चंस इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज ऑफ January 2022 what is the rate of interest applicable for Sukanya Samriddhi Yojana? So your answer is 7.6. 7.6% is the rate of interest applicable for Sukanya Samriddhi Yojana. अब देखते हैं what is Sukanya Samriddhi Yojana. ठीक है, so it was launched on 22nd January 2015. ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ था 22nd January 2015 में। इट इज अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ऑलराइट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन की एक ये पार्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। क्या है ये? सो दिस अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय द नेचुरल और लीगल गार्जियन इन द नेम ऑफ द गर्ल फ्रॉम हर बर्थ टिल शी टर्न्स 10। यानी कि जब एक लड़की का जन्म हो रहा है, उसके जन्म से ले कर जब तक वो 10 साल की नहीं हो जाती है, इस दौरान उसका ये अकाउंट उसके कोई भी नेचुरल या लीगल गार्जियन खोल सकते हैं। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन फॉर द गर्ल चाइल्ड अंडर द स्कीम। एक लड़की का एक ही अकाउंट खुल सकता है। एंड मैक्सिमम 2 accounts can be opened for 2 girl children in one family as per the scheme rules. मान लीजिए कि अगर एक फैमिली में 3 लड़कियां हैं, ऑलराइट, 3 लड़कियां हैं, सो वहां पे उस फैमिली में से सिर्फ 2 लड़कियों का ही ये अकाउंट खुल सकता है। सो एक घर में से सिर्फ 2 लड़कियों का ही अकाउंट खुल सकता है और एक lड़की का एक ही अकाउंट खुल सकता है। नेक्स्ट इज, which state signed MOU, that is memorandum of understanding with Singapore-based LNG Alliance company to set up its first LNG terminal? Alright, so your answer is Karnataka. So the first such terminal will be set up in Mangaluru. Mangaluru में set up होगा in association with New Mangalore Port Trust with an investment of rupees 250 crore. Alright. Next is,
रोजगार मिशन इज द रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? सो रोजगार मिशन जो है ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है, किस स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ छत्तीसगढ़. सो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है ऑन January 15, 2022. The Chhattisgarh government has decided to form Chhattisgarh Rozgar Mission headed by Chief Minister Bhupesh Baghel to create 12 to 15 lakhs new employment opportunities in the state in the next 5 years. यानी कि 12 से लेके 15 लाख तक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया जाएगा अंडर दिस रोजगार मिशन in the next 5 years. The next question is, Teachers University Bill has been passed by the Legislative Assembly of which state or union territory? So, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल को पास किया है? योर आंसर इज दिल्ली. दिल्ली ने पास किया है. सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस बिल? So World Class Teachers Training University will offer programs like BA, B.Ed and BSc. Delhi Teachers University will be built on 12 acres of land in the Bakarwala village. So in the Bakarwala village में 12 acres of land में 12 acres of land में इस यूनिवर्सिटी को बिल्ड किया जाएगा, जहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे BA, B.Ed, BSc के. और क्या क्या ये यूनिवर्सिटी इंक्लूड करेगा? ये इंक्लूड करेगा लेक्चर हॉल्स, डिजिटल लैब्स, लाइब्रेरी विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज फॉर 5,000 स्टूडेंट्स. Next question that we have is, what is the expenditure limit for candidates for Lok Sabha elections as per recent notification of the Election Commission? So your answer is 95 lakhs. Okay, hold on. So D is your answer, 95 lakhs. So the Election Commission announced a hike in the expenditure limit for candidates to rupees 95 lakhs up from 70 lakh फॉर लोकसभा इलेक्शंस. तो पहले क्या था? पहले लोकसभा इलेक्शंस का क्या था? ये एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट था आपका 70 लाख, बट अभी 95 लाख हो चुका है. ऑलराइट, फॉर असेंबली इलेक्शंस. ओके, अब असेंबली इलेक्शंस के लिए क्या किया गया है? 40 लाख कर दिया गया है from 28 lakhs. So this is for the big states. Alright, for assembly elections, the revised expenditure limit for candidates is rupees 40 lakhs for big states, up from 28 lakh. Now, ये big states कौन से big states आते हैं इसके अंदर? So the bigger states include Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, and Karnataka. And candidates in smaller states can spend a maximum rupees 28 lakh instead of the earlier limit of 20 lakhs. So जो भी कैंडिडेट जो स्मॉल, the ones who belong from small states, अब उनका मैक्सिमम लिमिट क्या है? 28 लाख इंस्टेड ऑफ 20 लाख. एंड these small states include Goa, Sikkim, Arunachal Pradesh and the union territories, all the union territories. Clear? Moving on to the next question. Which institution launched the banking on electric vehicles in India report? किसने लॉन्च, किस इंस्टीट्यूशन ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है? योर आंसर इज नीति आयोग. बी इज योर करेक्ट आंसर, नीति आयोग. सो नीति आयोग हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट titled Banking on Electric Vehicles in India on January 22, 2022, which outlines the need and importance of the inclusion of electric vehicles in RBI priority sector lending guidelines. This report has been developed by Niti Aayog in collaboration with the US non-profit organization Rocky Mountain Institute RMI and RMI India. Alright, so एक और question इस से बनता है, which city is known as electric vehicle capital of India? अगर ये आपका question आता है, so your answer will be Delhi. So Delhi has emerged as the EV capital, electric vehicle capital of India within 18 months of the launch of Delhi electric vehicles policy 2020. कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज देखते हैं. सो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नीति आयोग ऑल्सो प्रोवाइड्स रेलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू सेंटर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. नीति आयोग के और भी बहुत सारे रोल्स फंक्शंस हैं जो कि हम अपनी कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में, आरबीआई स्पेशली आरबीआई जो एग्जाम्स देते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में हम करवाते हैं क्लासेस, उनके लिए रेलिवेंट है. आप जो भी बच्चे आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबीज या एसबीआई ये सब एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं, उनके लिए उतना इन डेप्थ में आप लोगों के जाना जरूरी नहीं है.
ऑलराइट, सो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इस तरीके से आएंगे कि व्हेन वाज द नीति आयोग फॉर्म्ड, सो योर आंसर विल बी 1 जनवरी 2015 एंड नीति आयोग क्या है, रिप्लेसमेंट है प्लानिंग कमीशन का, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया किससे, नीति आयोग के साथ। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स नीति आयोग का कहाँ पे है, न्यू दिल्ली पे। द सीईओ ऑफ नीति आयोग इज श्री अमिताभ कांत एंड द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Next question is, which department manages the contingency fund of India on behalf of the president? कौन सी डिपार्टमेंट कॉन्टिजेंसी फंड इंडिया कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को मैनेज करती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट? सो योर आंसर इज option A, that is Department of Economic Affairs. Now what is Contingency Fund of India? So Article 267 of the Indian Constitution mandates the formation of a corpus under Contingency Fund of India to deal with any emergency situation, any unforeseen expenditures, any unforeseen circumstances. All right, so government cannot withdraw funds from it without authorization of the parliament. सो कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर हुआ हो, जैसे कोविड-19 समझ लीजिए, जो आउटब्रेक हुआ पैंडेमिक, उस दौरान भी कॉन्टिजेंसी फंड से पैसे निकाले गए थे। ऑलराइट, सो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही कॉन्टिजेंसी फंड से पैसे निकाल लेगी? नहीं, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट विदड्रॉ द फंड्स फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके, उन्हें अप्रूवल की जरूरत है पार्लियामेंट की। अगर अप्रूव करते हैं, पार्लियामेंट अप्रूव करता है, तो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्टिजेंसी फंड से पैसे निकाल सकती है। Now the fund size is enhanced from time to time by the government. In 2005, the corpus of the fund was raised from 5 crore to 500 crore, and in the last union budget, the government enhanced the contingency fund of India from 500 crore to 30,000 crore through the finance bill 2021. So ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट यूनियन बजट में जो भी कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को की जो अमाउंट थी उसको कितने से कितना एनहांस किया गया। ऑलराइट, सो योर आंसर वुड बी फ्रॉम 500 करोड़ टू 30,000 करोड़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which state or union territory launched India's first district good governance index? So किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? योर आंसर इज जम्मू कश्मीर। आंसर बी, जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये क्या है? ये एक तरीके का इंडेक्स है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, डेवलपमेंट को मेजर करता है ये इंडेक्स। ऑलराइट, सो जम्मू कश्मीर is the first to launch this district good governance index. Next question is, which union ministry launched the Stree Manuraksha project? Sorry. So your answer is B. Ministry of Women and Child Development ने launch किया Stree Manuraksha project. Now what is this Stree Manuraksha project? It was launched by the Union Minister for Women and Child Development, श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी। इन्होंने लॉन्च किया था। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर है। दिस प्रोजेक्ट इज एम्ड एट एक्सटेंडिंग मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग टू 6,000 वन स्टॉप सेंटर फंक्शनरीज अक्रॉस इंडिया। यानी कि 6,000 वन स्टॉप सेंटर स्टाफ्स को ये प्रोजेक्ट के अंडर ट्रेन किया जाएगा। काउंसलर्स कह सकते हैं आप इन्हें, इनको ट्रेन किया जाएगा। जो भी जितनी भी डोमेस्टिक वायलेंस, जितनी भी जो भी घरेलू जिनके साथ हिंसा होती है, जिन औरतों के साथ, राइट, ये उन्हें काउंसलिंग सेशंस देंगी। ओके, सो ये 6,000 वन स्टॉप सेंटर स्टाफ्स को ट्रेन किया जाएगा काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करने के लिए। So the aim is to provide training and supervision in social and mental health care for staff and counselors of all one-stop centers across the country to support women facing various forms of gender-based violences. Alright, ये उनको counseling करेंगी, उनकी help करेंगी to overcome
whatever they have gone through. Next, what is the objective of Samarth initiative launched by the MSME industry? Micro, small, medium enterprises. So, what is the objective of women entrepreneurship? So, इसका आंसर होगा women entrepreneurship. So, the Union MSME Ministry recently launched Samarth, a special entrepreneurship promotion drive for women. What is this Samarth initiative? So let us understand what is the Samarth initiative. Under Samarth, 20% seats in free skill development programs organized under skill development schemes of the ministry will be allocated for aspiring and existing women entrepreneurs. जो भी aspiring और existing women entrepreneurs हैं, उनको क्या किया जाएगा? स्कीम के तहत उनको 20% सीट्स उन्हें allocate किया जा रहा है. Alright, इसका objective क्या है? What is the aim? What is the objective behind this? To provide skill development and market development assistance to women and to train more than 7,500 women candidates from rural and suburban areas in the financial year 2022-23. Okay. उन्हें market development and skill development की training दी जाएगी. Next question is, which institution organized the Krishi Vigyan Mela 2022? किस organization, किस institution ने organize किया था? Your answer is ICAR. Okay, the Krishi Vigyan Mela 2022 has been organized by the Indian Agricultural Research Institute ICAR, and about 12,000 farmers from all over the country participated in the fair. इस fair में, कृषि विज्ञान मेला में 12,000 farmers ने participate किया था from all over the country, and the theme is, इस कृषि विज्ञान मेला, इसका थीम, इस फेयर का थीम क्या था? सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज. सो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द कृषि विज्ञान मेला 2022? सो योर आंसर वुड बी सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज. Next question is, which is the public sector bank to go live on the account aggregator, that is AA framework? Your answer is Union Bank. So the account aggregator ecosystem helps the lenders to leverage, that is to access digital data acquired with the consent of the customers for providing them with a seamless journey and eliminating the need of physical documentation. अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझाओ तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई घर खरीदना है, राइट, तो आप हाउस लोन लेने के लिए बैंक में जा रहे हो. ओके, सो वहाँ आपको क्या होता है, आपको ऐसे ही तो लोन नहीं दे देगी, आपकी ट्रांजैक्शंस एंड ऑल देखते हैं. सो इस जगह पे अकाउंट एग्रीगेटर क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल अगर आप लोन लेने के लिए किसी ABC बैंक के पास गए हो, ऑलराइट, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप लोन लेने के लिए किसी ABC बैंक के पास जाते हो तो ये ABC बैंक क्या करेगी? ये ABC बैंक अकाउंट एग्रीगेटर को, ये ABC बैंक अकाउंट एग्रीगेटर को आपके बारे में बताएगी, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी प्रीवियसली जो भी आपके ट्रांजैक्शंस रहे हैं, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रहे हैं, वो अकाउंट एग्रीगेटर से लेगी. और ये ऐसे ही नहीं ले सकती है, ये आपकी पहले कॉन्सेंट लेगी. अगर आप अग्री करते हो तो ये अकाउंट एग्रीगेटर से आपकी सारी कॉन्सेंट, आपकी सारी डेटा एंड ऑल लेगी, चेक करेगी कि आप वेदर रिलायबल हो या नहीं, आपको लोन दिया जा सकता है या नहीं. अगर आप सारे पैरामीटर्स को क्वालिफाई करते हो तो ही आपको लोन मिलेगा. ऑलराइट, सो अकाउंट एग्रीगेटर एक तरीके से एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है. ओके, सो नाउ इंपॉर्टेंट टेकअवेज फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, CEO है इनके करंट राजकिरण राय जी, एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 11th November 1919. सो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. Alright, students, so I hope you liked the session. Please like, share and subscribe to our channel. आप हमारी T-Code बैंकिंग टेलीग्राम चैनल आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो. हमारी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी. हम अपनी PDF क्लासेस के बाद शेयर कर देते हैं. हमारी व्हाट्सएप ग्रुप आपको अगर ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है एग्जाम रिलेटेड, कोर्सेज रिलेटेड, आप हमें मेल कर सकते हो. हमारी मेल ID info@decodbanking.org में. और नेक्स्ट मैं फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स सेशन पार्ट 2 लेकर आऊंगी बहुत जल्द. आई होप यू लाइक दिस सेशन. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच.